हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत कम उपलब्धि बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस बात का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम अनुकूलन का तात्पर्य है कि कम उपलब्धि बालक के लिए कौन कौन सी शिक्षण अधिगम व्यवस्था की जाए, यानी पाठ्यक्रम निर्माण कैसे किया जाए, अध्यापक का कैसे व्यवहार उसके अनुकूल हो कि वह अधिगम कर सके, अर्थात सिखाई हुई बात को सीख सके, सिखाए हुए व्यवहार को सीख सके, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन सही दिशा में हो सके, उसी को कहते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन। ये आप जान लीजिए कि मेरे चैनल के अंतर्गत चारों सेमेस्टर का तमाम प्रकार का वीडियो उसमें पड़ा हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पेपर वाइज आपको मिल जाएगा वीडियो, आप वहाँ पर जाके देखिए। आइए हम इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कम उपलब्धि बालक क्या है। कम उपलब्धि बालक का तात्पर्य है कि ऐसा बालक जो अपने सामान्य कक्ष के जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके समान योग्यता तो रखता है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसका जो उपलब्धि है, शैक्षणिक उपलब्धि स्तर है या उसका जो रिजल्ट है सामान्य बालकों की तुलना में कम आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कम उपलब्धि बालक। और भी सरल शब्दों में सुनिए कि ऐसा बालक जो अपने कक्ष के सामान्य बालकों की तरह योग्यता रखता है, परंतु शैक्षणिक उपलब्धि या शिक्षा का जो परिणाम है वह सामान्य बालकों की तुलना में कम आता है या उसका रिजल्ट सामान्य बालकों की तुलना में कम आता है, ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहते हैं, कम उपलब्धि बालक। तो कम उपलब्धि बालक आप समझ ही गए होंगे। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए और सरल समय, कम उपलब्धि का मतलब जिसका योग्यता के अनुरूप अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है बालक का या अधिगमकर्ता का, उसके योग्यता क्षमता के अनुरूप उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका परिणाम नहीं आ रहा है, उसका शैक्षणिक परिणाम नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे बालक को हम लोग क्या कहते हैं, कम उपलब्धि बालक। ऐसे बालक योग्यता में तो समानता रखते हैं सामान्य बालकों की तरह, अपने कक्ष के सामान्य बालकों की तरह योग्यता तो रखते हैं, परंतु उनका रिजल्ट कम आता है, उसी को क्या कहते हैं, कम उपलब्धि बालक। तो आइए इसमें हम लोग पहले एक चीज़ जानना जरूरी हो कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पिछड़े बालक किसे कहते हैं, सामान्य और कम उपलब्धि बालक किसे कहते हैं, इन दोनों का पहले हम लोग अंतर समझ लें, तब इससे सब जो सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आपको विशेष रूप से डिटेल में समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हम बात करें पिछड़े बालक, तो ऐसे बालक जिनका IQ लेवल अपने कक्ष के सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में भी क्या होता है, कम होता है। जबकि कम उपलब्धि बालक क्या होते हैं, कम उपलब्धि बालक का अपने कक्ष के सामान्य विद्यार्थियों के समान बुद्धि लब्धि होती है। IQ लेवल क्या होता है, सामान्य विद्यार्थियों के समान ही होता है, अपने कक्ष के सामान्य विद्यार्थियों के समान ही बुद्धि लब्धि होता है। दूसरा अंतर है, ये जो पिछड़े बालक होते हैं इनका शैक्षणिक उपलब्धि अपने कक्ष के विद्यार्थियों को तो छोड़िए, अपने निचले कक्ष के जो विद्यार्थी हैं उस स्तर के भी प्रश्नों को वो हल नहीं कर पाते। यानी अपने कक्ष को छोड़िए, निचले कक्ष के स्तर के जो बच्चे जो सीखे हैं, जो कुछ भी शैक्षणिक उपलब्धि है, उनके समान भी इनकी उपलब्धि नहीं हो पाती है। जबकि कम उपलब्धि बालक की क्या होता है, कम उपलब्धि बालक अपने कक्ष के सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में उनका रिजल्ट कम आता है अपने कक्ष से। और जबकि पिछड़े वाले में क्या होता है, पिछली कक्षा के, यानी जो लड़का अगर 8 में पढ़ता है तो 7 वालों की तुलना में भी उसको बहुत कुछ कम आता है, ऐसी इसकी उपलब्धि स्तर होता है पिछड़े बालकों का। जबकि कम उपलब्धि वाले बालकों का जो रिजल्ट कम आ रहा है या शैक्षणिक उपलब्धि कम हो रही है, वह अपने ही कक्ष के सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में उसका रिजल्ट कम आता है, पिछली कक्षा का नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। आगे है, पिछड़े बालक अपने कक्ष के बालकों की तुलना में क्या होती है, उनके पास योग्यता क्षमता बहुत कम होती है। योग्यता क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये पलायनवादी होते हैं ज़्यादातर। और अगर इसमें बात करें कम उपलब्धि वाले बालकों की, तो इनकी योग्यता क्षमता सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही होती है, सामान्य विद्यार्थियों के समान होती है। सामान्य विद्यार्थी
यानी जिनका IQ लेवल 90 से लेकर के 110 के बीच में हो, ऐसे बालकों को हम लोग सामान्य बालक कहते हैं। तो उनका भी योग्यता क्षमता से कम उपलब्धि बालक योग्यता में समान होते हैं सामान्य छात्रों की तुलना में। और ये क्या होते हैं, ये सामान्य छात्रों की तुलना में बहुत कम होते हैं। ये मुख्य 3 ठो अंतर हमने आपको बताया। देखिए, हर चीज़ को मैं, भाई हमारे पास तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड खरीद के पूरा नोट्स की तरह आपको दे सकूं। मैं समझा रहा हूँ, 1-2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पर्याप्त रूप से याद हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनेंगे तो। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में इसका अध्ययन करने कि कम उपलब्धि बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन किया कैसे जाए। अगर कम उपलब्धि बालकों को थोड़ा सा अर्थ डिटेल में समझते हैं, सामान्य बालकों की तरह योग्यता क्षमता रखने पर भी विभिन्न कारणों से शैक्षिक उपलब्धि कम आता है, तो ऐसे बालकों को कम उपलब्धि बालक कहते हैं। यानी सामान्य बालकों की तरह योग्यता होने के बावजूद भी विभिन्न कारणों से शैक्षिक यानी पढ़ाई लिखाई का जो उपलब्धि है, यानी जो उसका रिजल्ट है, जब कम आता है तो ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहते हैं, कम उपलब्धि बालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कम उपलब्धि बालक कहते हैं। ध्यान से समझिए, सामान्य अपने कक्षा के सामान्य विद्यार्थियों की तरह योग्यता रखता है, परंतु विभिन्न कारणों से उसका रिजल्ट जो है सामान्य बालकों की तुलना में कम आता है, उसे कम क्या कहते हैं, कम उपलब्धि बालक। और कौन कौन सा विभिन्न कारण है, हो सकता है उसको सीखने का तरीका या लिखने का तरीका या व्यक्त करने का तरीका गड़बड़ हो, इसके वजह से भी कम रिजल्ट आते हैं। हो सकता है वो गरीब हो, जिसके कारण से पर्याप्त साधन न जुटा पाता हो पढ़ाई लिखाई का, या हो सकता है वो कुछ को कार्य करना पड़ता हो। सामाजिक कारण हो सकता है, धार्मिक उन्माद हो, जातिवाद का लफड़ा हो, अन्य भी कारण हो सकते हैं। सामाजिक रूप से मारपीट या सामूहिक जो होती है लड़ाई झगड़ा या बहिष्कृत समाज, कुछ भी हो सकता है सामाजिक रूप से, इसके कारण से भी वह सामान्य योग्यता रखता है, फिर भी रिजल्ट कम आते हैं। या उसके पास सुविधा का अभाव हो, जैसे वहाँ विद्यालय ही ना हो, जिसकी जो चीज़ वो पढ़ना चाहता है, जिसमें उसकी रुचि है, दूसरा विषय पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका कम रिजल्ट आएगा। या हो सकता है माता पिता के द्वारा संस्कार या घर पे उसकी स्थिति ही ऐसी ना हो कि पढ़ाई के अनुरूप, कि इसलिए वह सब कुछ भी कक्षा में समझ रहा है फिर भी रिजल्ट कम आ रहा है। हो सकता है उसकी संगत गड़बड़ हो गई हो, इसके कारण से भी यह कम रिजल्ट आ रहा हो सकता है घर में तनाव या स्वयं से वह ज़्यादा परेशान, बच्चों द्वारा या पास पड़ोस द्वारा या किसी अन्य समस्या के कारण से उसको तनाव होता हो, टेंशन होता है, इसके कारण से भी उसके रिजल्ट कम होता है। तो ऐसे ही बालकों क्या कहा जाता है, कम उपलब्धि बालक। यानी सामान्य बालकों के समान योग्यता क्षमता रखने के बावजूद भी विभिन्न कारणों से, जैसे अधिगम शैली, आर्थिक सामाजिक साधन सुविधा, संस्कार, संगत, तनाव इत्यादि विभिन्न कारणों से शैक्षिक उपलब्धि कम होती हो, तो ऐसे बालक को क्या कहते हैं, कम उपलब्धि बालक कहते हैं। इस कम उपलब्धि बालक के लिए हम लोग किस तरह से पाठ्यक्रम अनुकूलन करें, किस तरह से शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बनाया जाए। चाहे पाठ्यक्रम अनुकूलन जो विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय भी होता है, और पाठ्यक्रम अनुकूलन अध्यापक का पढ़ाते समय भी होता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन विद्यालय की व्यवस्था भी होती है। पाठ्यक्रम अनुकूलन विद्यार्थी के अधिगम शैली से भी लिया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम अनुकूलन को अगर हम बात करें तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जितना चीज़ शामिल होता है शिक्षण अधिगम व्यवस्था, वह शिक्षण अधिगम व्यवस्था इस प्रकार से हो कि बालक आसानी से अधिगम कर सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम अनुकूलन। इस पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय विभिन्न बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो जो कम उपलब्धि बालक हैं ये भी सामान्य बालकों की तरह अपनी योग्यता क्षमता को विकसित कर सकते हैं या अधिगम करने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए पहला है उपचारात्मक शैली एवं शिक्षा। अब उपचारात्मक शैली एवं शिक्षा यानी अध्यापक, पहले इसको समझिए। उपचारात्मक शिक्षा का तात्पर्य कि अध्यापक अधिगमकर्ता की समस्याओं को, उसके रुकावटों को, उसके बाधाओं को शैक्षणिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर देखते हुए, उसका निदान बताते हुए उसको अधिगम कराने के लिए प्रेरित करे, सिखाए, बताए। दूसरा उपचारात्मक शैली, लड़का जब स्वयं से कुछ सीख लेता है और जब उसको व्यक्त करना होता है, तो अगर उसको कोई दिक्कत आए लिखने में,
प्रस्तुत करने में, तो उसकी भी समस्या को अध्यापक को दूर करना चाहिए। तो अगर यह इस तरह से अध्यापक अगर पेश आता है या व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से ऐसे बालकों की योग्यता क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं या अधिगम में उसे सफल बना सकते हैं। दूसरा है अभिप्रेरणा एवं ध्यान। अभिप्रेरणा का तात्पर्य ऐसे बालकों को प्रोत्साहन देना जरूरी होता है, नहीं तो बार बार रिजल्ट कम आने पे वो नर्वस होते जाते हैं, निराश होते जाते हैं, पढ़ाई से दूर हटने लगते हैं, सब्जेक्ट से किसी दूसरे विषय से दुराव करने लगते हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, तो जब तक जिएंगे तब तक 5 तत्व रहेंगे। उसी तरह से हमारा जो प्राथमिक शिक्षा है यानी जूनियर हाई स्कूल तक की जो शिक्षा, अब तक तो 10 कह लीजिए, 10 तक की जो शिक्षा है, नहीं जूनियर हाई स्कूल सही रहेगा, जूनियर हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है वह शिक्षा के सभी तत्वों से बनी हुई है, सभी तत्वों से बनी हुई है। तो होता क्या है कि अगर सभी विषयों का उसे सामान्य जानकारी नहीं होगी तो वह अपना योग्यता क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अध्यापक को जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा में सभी विषयों में उसे क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, और साथ ही उसे कक्षा में या उसका मूल्यांकन करने हेतु या उसके व्यवहारों पर क्या रखना चाहिए, नज़र रखना चाहिए। तो ये जब अभिप्रेरणा और ध्यान अध्यापक दोनों विद्यार्थियों को कहानी इत्यादि बता करके अभिप्रेरित भी करे, सही अनुक्रिया पर उसे पुरस्कार दे, प्रशंसा दे और उस पर ध्यान रखे, उसके शैक्षणिक कार्यों पर, गृह कार्यों पर भी ध्यान रखे, तो ऐसे बालक निश्चित रूप से एक समय सामान्य बालकों की तरह उनका रिजल्ट या शैक्षणिक उपलब्धि होने लगती है। तीसरा है खंडात्मक एवं व्यवहारिकता। विषय वस्तुओं को खंड खंड करके बताए, एकदम छोटा छोटा करके बताए। ऐसा ना हो कि इस एक प्रकार से समझिए तो खंडात्मक जो विषय वस्तु को खंड खंड में बांट रहा है वो अधिगमकर्ता को ध्यान में रख करके बांटे। इसीलिए कहा जाता है कक्ष में जो बहुत हाई फाई पढ़ाता है वो भी बेकार टीचर है, और जो एकदम लो पढ़ाता है वो बेकार है। जो मीडियम को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा औसतन ज़्यादा विद्यार्थियों को ध्यान में रख के पढ़ाता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, खंड खंड इस प्रकार से बांटे कि जो है अधिकांश विद्यार्थियों को पढ़ने में सुगमता हो। ऐसा ना हो कि 4 विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज़ है तो बस उन्हीं को पढ़ा के कहे कि हमारा कोर्स पूरा हो गया, ऐसा ना करे, बल्कि क्या करे, इस ढंग से उस टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे भागों में किसी विषय वस्तु या टॉपिक को बांटे कि आसानी से वो बालक जो है समझ जाए। दूसरा, जो कुछ भी उसमें उदाहरण दे, जो कुछ भी इसमें लिखाए सुनाए, व्यवहार से जोड़ के बताए, व्यवहार से समझा के बताए, या पूर्व के कक्षा से बताए, या उसके जीवन में अनुभवों से जोड़ करके सारी बातों को बताए या समझाने का प्रयास करे। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, अब धीरे धीरे क्या होता है, इनकी शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ने लगती है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, पाठ्यक्रम। अगला मूल्यांकन एवं निर्देशन। ऐसे बालकों का सतत मूल्यांकन आवश्यक होता है। क्या ऐसा मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन आवश्यक। पता नहीं ये बालक किस संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे बालकों का अगर आप सतत मूल्यांकन करते हैं, बीच बीच में जो है आप उसका जैसे टेस्ट लेना, कम से कम 2 बार 3 बार टेस्ट लेना, रिजल्ट में उसका ध्यान रखना और उसका उचित मूल्यांकन करना। जैसे ऐसे बालक थोड़ा भी सही दिशा में लिखे तो अधिक नंबर देना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ऐसे बालक प्रोत्साहित होते हैं। तो मूल्यांकन का भी, इनके सतत मूल्यांकन का भी ध्यान रखा जाए। वो मूल्यांकन व्यवहारिक दृष्टिकोण से, सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से और उसके कार्यशैली और मेहनत के दृष्टिकोण से भी करना चाहिए। अगला है निर्देशन। ऐसे बालकों को कोई विषय वस्तु पढ़ाते समय मुख्य बिंदुओं को या मुख्य बातों को बार बार दोहराते हुए निर्देश और सावधानियों को भी देना चाहिए, बताना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखना एक प्रकार से क्या होता है, अधिगम के अनुरूप व्यवहार को बढ़ावा देता है। अगला है पाठ्य सहगामी। ये तो अमृत समान होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत बालक जब कोई खेल कूद या कोई नाटक या कोई संगीत या कोई अन्य चित्रकारी, शिल्पकला, वास्तुकला, जो भी हो, जो भी हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत उसको जब सिखाते हैं तो उस पर विश्वास उसका बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है तो वह जो है हर कार्य को अपनी जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता और अनुशासन के साथ करना सीख जाता है। तो ऐसे बालकों को जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बढ़ चढ़कर ज़बरदस्ती भाग दिलवाना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए, उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब ध्यान रखा जाएगा तब उसका भी जो है व्यक्तित्व का विकास या आत्मविश्वास के साथ वो अधिगम के लिए तैयार होता रहेगा। अगला है जिज्ञासा की जागृति या विकासात्मक प्रश्न। ऐसे बालकों से
कुछ ऐसे पढ़ाते समय ऐसे मोड़ पर बात को ले जाना चाहिए या ज्ञान को ले जाना चाहिए या विषय वस्तु को पहुंचाना चाहिए या विषय वस्तु को बताना चाहिए जिससे उसके अंदर उस विषय में अलग से या उससे आगे या उसके वर्तमान जीवन के से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा। यानी जिज्ञासा से भरा अधिगम शैली, शिक्षण शैली बनाना चाहिए। और दूसरे शब्दों में अगर सरल शब्दों में कहें तो विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न का मतलब ही होता है कि बालक के पूर्व के ज्ञान या पूर्व के व्यवहार से ऐसा प्रश्न बनाइए कि जो विषय वस्तु को आगे पढ़ाने के काम आए। इसलिए बीच बीच में प्रश्नों को पूछते भी रहना चाहिए ताकि ऐसे बालक कक्षा में उनका ध्यान, उनकी रुचि, उनका जो है विषय के प्रति समझ और जागृति बनी रहे। तो ऐसे व्यवहार करने पर अध्यापक द्वारा क्या होता है, ऐसे बालक आराम से पढ़ने में सफल हो जाते हैं या अधिगम हो जाता है। अगला है वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। ऐसे बालकों को अगर आप ज़्यादा जल्दी या कम समय में किसी ज्ञान या व्यवहार का अस्थायी स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप तैयार करना चाहते हैं तो ऐसे बालकों को वाद विवाद के मुद्दे पर या विचारों पर बोलने के लिए उकसाना चाहिए, बताना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो होता क्या है, किसी एक मैटर पे जब दोनों पक्ष बोलते हैं तो वो बालक एक ही विषय को कई ढंग से, कई रूपों में बार बार सुनने से उसे याद भी होता है। उसके अंदर तर्क की क्षमता, याद करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। शब्दकोश उसको काफ़ी बढ़ जाएंगे। मीनिंग भी याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है वाद विवाद विधि। आप भी मीनिंग पूछो, हम भी पूछते हैं। उसमें कई शो दोहराते भी हैं, कई ठो याद भी हो जाते हैं। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करना चाहिए कि दो समूहों में बांट करके, जैसे ये हॉस्टल वाला जो सिस्टम है, अगर हॉस्टल में है तो वहाँ का संरक्षक जो है ऐसे बालकों को ध्यान दे थोड़ा सा कि जो है प्रश्न के माध्यम से एक टोली इधर से प्रश्न करे, दूसरी टोली इधर से जवाब दे, फिर दूसरी टोली प्रश्न करे तो इधर की टोली क्या है, जवाब दे। तो प्रश्नोत्तर विधि और वाद विवाद विधि भी ऐसे बालकों का अधिगम कराने में या शैक्षणिक दृष्टिकोण से उपलब्धि स्तर बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो मुझे उम्मीद है कि कम उपलब्धि बालक किसे कहते हैं, कम उपलब्धि बालक और पिछड़े बालक में क्या अंतर है, और कम उपलब्धि बालकों के लिए किस ढंग से शिक्षण अधिगम व्यवस्था किया जाए कि वह अधिगम के अनुकूल हो सके, अर्थात पाठ्यक्रम उनके अधिगम के अनुकूल हो सके, अर्थात आसानी से वो अधिगम कर सके। ये सब सारी बातों को आप आराम से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना देरी के कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कराइए। फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर भी करते रहिए। हरिओम।